हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्योरिटी ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। सो आई होप कि आपने जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखा होगा। अगर आपने हमारा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर और जाइए और उस लेक्चर को देखिए, ताकि इस लेक्चर में हम जो भी आपको बताएं आपको जो है चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ओके, सो आइए हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ताकि आप इस लेक्चर में जो है पिछले लेक्चर की चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में प्योरिटी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। देखिए हमने जाना था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल में लेते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, लाइक उसमें से बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक वाटर है, आपका मिल्क है, ओके, इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, एक कॉमन पर्सन जो होता है इन सारी चीज़ों को ये प्योर हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को वो मिलावट के बेसिस पर जज करता है कि ये प्योर हैं या नहीं हैं, क्योंकि सारी ही कंपनीज़ जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को एकदम प्योर दिखाती हैं कि हमारी कंपनी का जो मिल्क है, हमारी कंपनी का जो वाटर है वो एकदम प्योर है। ओके, बट जब हम साइंटिफिक बेसिस पर देखते हैं कि कौन सी चीज़ प्योर है, कौन सी चीज़ अनप्योर है, तब हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें मिलावट है या नहीं। हम सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि दी गई वस्तु, दिया गया मैटर, उसमें कितने टाइप के आपके पार्टिकल्स मौजूद हैं। ओके, लाइक अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क एक कॉमन पर्सन के हिसाब से, जो मिल्क जिसमें बिल्कुल भी कोई भी अन्य चीज़ ना मिली हो, वो चीज़ जो है एक कॉमन पर्सन के हिसाब से प्योर मिल्क होगा। बट अगर हम साइंस के बेसिस पर देखें तो हमारे लिए प्योर मिल्क भी जो है वो भी उसको भी हम प्योर मैटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिल्क जो होता है उसमें आपके फ़ैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो यानी कि जिस भी मैटर में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होंगे, हम उसको प्योर नहीं बोल सकते हैं। ओके, इसी से रिलेटेड हमने एक टर्म के बारे में पढ़ा था जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आपका होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एक दूसरे में मिक्स करके कोई एक मिक्सचर तैयार करते हैं, एक दूसरे में मिक्स होके कोई मैटर तैयार करते हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि टू और मोर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होती है वो एक दूसरे में मिक्स होकर के मिक्सचर बनाती है। मिक्सचर के हमने कई एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि हमारा सॉल्ट वाटर, यानी कि हम पानी में नमक को घोल दें या फिर हम उसमें शुगर को घोल दें, यानी कि चीनी घोल दें, तो ये जो हैं ये हमारे मिक्सचर बन के तैयार हो जाते हैं। ऑलराइट, तो मिक्सचर जो होते हैं हमने पढ़ा था, मिक्सचर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यूजुअली हम जो है मिक्सचर को उसकी प्योरिटी, उसमें जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं उनकी कंपोजिशन के हिसाब से हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो टाइप के बताए थे। एक था आपका होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस, और एक था आपका हेटेरोजेनस। ओके, सो होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, जैसा कि हम इनके नाम से ही जान सकते हैं। ओके, इनके हमें नाम से ही पता चल रहा है। होमो का मतलब होता है जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्म होती है। ओके, सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एंड यहाँ पर हेटेरो वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि जो सॉल्यूट है आपका इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हेटेरोजेनस जो होते हैं उसमें क्या होता है, आपका पार्टिकल्स जो घोले गए हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता उस सॉल्यूशन में किसी स्थान पर ज़्यादा होगी तो किसी स्थान पर कम होगी। ऑलराइट, तो इनके हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे इसका, जैसे आप सॉल्ट वाटर, यानी कि नमक जब आप घोलते हैं तो पूरा ही नमक जो होता है वो आपको एक सा नमकीन लगता है पूरा सॉल्यूशन। और इसमें हमने बात करी थी कि अगर हम नमक में
आयरन की फिलिंग डाल दें, आयरन का चूरा डाल दें, तो वो जो है आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर में आ जाता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ऑलराइट, तो यहाँ ये था हमारा पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप। अब हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस लेक्चर के बारे में चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर फ्लो। तो सबसे पहले आज के चैप्टर का, आज के इस लेक्चर का हीरो रहने वाला है, आज के इस लेक्चर का स्टार रहने वाला है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सॉल्यूशन जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, हम इसके बारे में भी जो है डिटेल में जानेंगे। फिर आपका हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन कितने टाइप की हो सकती है, कंसंट्रेशन को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड हम अगर हो सका तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए हम आज के इस लेक्चर में जो है ये हमारे 3 टॉपिक रहेंगे जिनको हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आइए हम अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो क्या होता है ये सॉल्यूशन? देखिए, सॉल्यूशन जो होता है ये हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ये चीज़ याद रखनी है हमें कि ये जो है होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर होता है, इसका मतलब है कि इसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ पर एक दूसरे में मिक्स होके जो है हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओके, तो हम जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दैट इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, अ होमोजेनस mixture of 2 or more substances। ठीक है, तो ये जो है हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो जाती है, यानी कि ये जो है हमारा होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर से हम ये समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होगा उसमें जितने भी पार्टिकल्स आपके घुले होंगे, जो भी सॉल्यूट सॉल्यूशन होगा, उसमें जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा, उनकी सभी की जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है, वो पूरे सॉल्यूशन में जो है आपकी सेम रहेगी। यानी कि आप उसमें से कहीं पर से भी कोई भी उसका पार्ट उठाएंगे तो वहाँ पर आपको समान मात्रा में ही सब कुछ मिलेगा। अब सॉल्यूशन जो होता है इसको हम 2 पार्ट में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है ये आपका 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब आइए देखते हैं कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट आखिर होते क्या हैं। हमने सॉल्यूशन के बारे में तो जान लिया कि एक चीज़ में कोई दूसरी चीज़ को हम घोल के बना सकते हैं अपना सॉल्यूशन, ऑलराइट। बट अब हम जानेंगे कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सॉल्यूट जो होता है ये हमारा, इसके बारे में हम पॉइंट लिखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। हम पॉइंट लिखते जाएंगे और एक एक करके इनको समझते जाएंगे। देखिए, सॉल्यूट जो होता है वो चीज़ होती है, वो मैटर होता है जो किसी सॉल्वेंट में घोला जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पास यहाँ जो है एक ग्लास में वाटर है। ठीक है, ये आपके पास जो है ग्लास में वाटर है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 1 चम्मच नमक घोल दिया। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसमें तो नमक कम मात्रा में है और पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो हम नमक को सॉल्यूट बोलेंगे, यानी कि नमक घोला गया है, नमक घोला गया है। एंड नमक को घोलने वाला जो है यानी कि हमारा पानी,
उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सॉल्यूट हमारा हो गया जो कि कम मात्रा में उपस्थित है। एंड हम इसके बारे में एक और पॉइंट ये लिख सकते हैं दैट इट इज़ डिज़ॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, यानी कि इसको घोला गया है, ठीक है, यानी कि इसको घोलने वाला कोई और जो है सॉल्यूशन में मौजूद है जो कि ज़्यादा मात्रा में है, और वो है हमारा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। सबसे पहला तो यही कि इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यानी कि ये हमारा जो है सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यही है जो कि सॉल्यूट को घोल रहा है, ठीक है। इट डिज़ॉल्व्स द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है हमारा ये डिज़ॉल्व करता है, एंड सॉल्यूट जो होता है वो डिज़ॉल्व होता है। तो सॉल्यूट जो होता है वो हमारा कम मात्रा में पाया जाता है और सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और एक चीज़, सॉल्यूट को जो है हम हिंदी में विलेय बोलते हैं, एंड सॉल्वेंट को हम हिंदी में विलायक बोलते हैं। विलेय मतलब घोला जाने वाला, एंड विलायक मतलब जो घोल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। अब हम जो हैं सॉल्यूशन के कुछ प्रकार सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सोडा वाटर है, सोडा वाटर। अब देखिए सोडा वाटर जो है हमारा, ये हमारा आ जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गैसेस को ज़्यादा प्रेशर पर पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में ज़्यादा प्रेशर पर डिज़ोल्व करते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा प्रेशर बनाए रखें अंदर। ओके, सो सोडा वाटर जो है ये हमारा एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या किया है, हमने गैस इन लिक्विड, ठीक है, हमने क्या किया है, लिक्विड में गैस को डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया है। अब अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा सॉल्ट वाटर। तो आपने देखा होगा ना कि जब हम नमक को हाथ में पकड़ते हैं तो वो हमें ठोस मालूम होता है, उसके क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो सॉल्ट है इसको हम बोलेंगे कि सॉलिड इन लिक्विड, ये हमारा सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड का। इसी तरीके से हमारा शुगर वाटर यानी कि चीनी और पानी का भी घोल होता है। चीनी को भी जब हम टच करते हैं तो वो भी, उसके भी क्रिस्टल होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, तो इस टाइप से जो है हमारे मिक्सचर्स होते हैं। अब जो है हम सॉल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर क्या एग्जांपल्स देखे हैं कि हमारा यहाँ पर गैस जो है वो लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है, यहाँ पर भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के साथ सॉल्यूशन बना सकता है। तो ये हमारा हो जाता है दैट द मैटर विद सॉलिड, लिक्विड और gaseous state can be dissolved into liquid to form solution। यानी कि हम जो हैं इन तीनों ही स्टेट के मैटर को लिक्विड में डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉलिड और गैस में कुछ घोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे सॉल्यूशन हैं जो कि आपको मिल जाएंगे जिसमें आपका सॉलिड जो है वो आपका सॉल्वेंट होगा,
सॉल्वेंट का मतलब कि वो ज़्यादा मात्रा में होगा, एंड जो है आपका गैस जो है वो बहुत से सॉल्यूशंस में आपका सॉल्वेंट का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि जिसमें सॉलिड जो है वो हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रैकेट में अलग कलर से लिखते हैं, जिसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं हमारे, हम उनको एलॉय बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन जो है उसमें हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है वो हम देखते हैं, जो कि हमारा आता है एयर, हवा जो है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, जो कि हमारे गैस जो है, हवा का ऐसा मामला होता है कि उसमें बहुत सारी गैसेस, पार्टिकल्स, धूल कण, ये सारे जो हैं वो गैस में ही मिक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एयर जो है हमारा वो गैस इन गैस का एग्जाम्पल है, गैस इनटू गैस। ऑलराइट, आपको ये समझ में आ गए दोनों पॉइंट। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि लिक्विड में जो है वो तीनों ही स्टेट्स डिज़ोल्व होती हैं, एंड हम जो हैं सॉलिड में भी चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकते हैं, एंड गैसियस स्टेट को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करके भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो आपकी होमोजेनिटी होती है वो आपकी पार्टिकल लेवल पर होती है। पार्टिकल लेवल से मतलब है कि उसमें जो है जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है। भाई बात जो है वो एक एक पार्टिकल की रहती है ना, क्योंकि जिस चीज़ को हम ऐसे ऊपर से हम उसको सॉलिड फॉर्म में एकदम स्मूथ सरफेस में देख रहे हैं, वो चीज़ भी अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, सही है। तो यही चीज़ है कि होमोजेनिटी जो होती है वो हमारी पार्टिकल लेवल पर होती है। पार्टिकल एक हर जगह पर बराबर मात्रा में फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, द होमोजेनिटी इन एनी सॉल्यूशन इज एट द पार्टिकल लेवल। यानी कि जो है पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो एक यूनिफॉर्म उसमें फैले हुए होते हैं, पार्टिकल्स लेवल, ये हाँ आप सही है, पार्टिकल लेवल। ओके, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, विच मीन्स दैट same composition of particles lies throughout the solution. तो यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे ही सॉल्यूशन में बिल्कुल सेम उसमें फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा अभी तक का सॉल्यूशन के बारे में एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन। अब जो है हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। 1 सेकेंड, नेक्स्ट हेडिंग डालने से पहले हमने जो एक वर्ड यहाँ पर हमने एयर के बारे में तो पढ़ लिया कि ये जो है गैस इन गैस का मिक्सचर होता है, गैस इन गैस मिक्सचर। ओके, बट ये जो एलॉय वर्ड होता है इसको हम एक बार अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो हेडिंग डालेंगे एलॉय, क्योंकि जो भी टर्म्स हमारे उसमें आती हैं हमें वो टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एलॉय क्या होता है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलॉय जो है उसमें आपका जो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म जो होती है वो आपकी एज अ सॉल्वेंट काम कर रही है। यानी कि जो आपकी
जो सॉलिड फॉर्म है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो एलॉय जो होते हैं उसी का एक ग्रुप होता है जिसमें हम मिक्सचर बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हों या फिर मेटल या नॉन मेटल हो, यानी कि एक जो है उसमें मेटल होना चाहिए। अब मेटल के साथ दूसरा जो है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ two metals, it is the mixture of two metals or metal and non-metal particles। ओके, यानी कि एलॉय जो होते हैं उसमें आपके दो टाइप के जो मेटल हैं प्योर फॉर्म में वो भी मिक्स होके आपके एलॉय बना सकते हैं, या फिर आप एक तरफ मेटल ले सकते हैं, दूसरी तरफ आपका कोई नॉन मेटल हो उसको भी हम मिक्स करके एलॉय बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने ये मेटल्स जो हैं एंड मेटल नॉन मेटल को मिक्स तो कर लिया, बट इनको जो है हम फिज़िकल प्रोसेस से जो है इनको अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, alloys cannot be separated by physical process। ओके, फिज़िकल प्रोसेसेस के बारे में हम जानते हैं कि फ़िज़िकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन हो गया, आपका इवेपोरेशन हो गया, हीटिंग हो गया, तो इसके थ्रू जो है हम एलॉयज़ को नहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एलॉयज़ जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें डिफरेंट कंपोजिशन हो सकती है, इनका ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये होमोजेनस ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एलॉय में हमने आपको बताया ना कि जो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं ये आपकी यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में हैं। अब सॉलिड चीज़ जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था कि हमने नमक में बालू को डाल के अच्छे से मिक्स किया था, बट ये ज़रूरी नहीं है कि बालू और नमक जो हैं वो अपने उस घोल में हर जगह पर इक्वली स्प्रेड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सॉलिड फॉर्म्स जो होती हैं उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे एलॉयज़ होते हैं they can have different composition, these can have different composition। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके एलॉय के एग्जाम्पल में हमारा बहुत ही फेमस एक जो है मटेरियल आता है जो कि ब्रास है। हमारा ब्रास जो है किसके मिक्सचर से बनता है? जिंक प्लस कॉपर के मिक्सचर से। ठीक है, यहाँ पर जिंक और कॉपर जो हैं दोनों ही क्या है? हमारे मेटल्स हैं। ओके, अब देखिए ब्रास की जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें हमारा जिंक कम मात्रा में होता है, केवल 30% ही होता है, जबकि कॉपर जो होता है वो बची खुची कमी पूरा कर रहा होता है जो कि 70% तक होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हमारी वो एलॉय के बारे में थी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने ऊपर अच्छे से जान लिया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। अब हम जानेंगे कि सॉल्यूशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। हम इनको नंबर वाइज नोट करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमारी जो एक मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की वो ये होती है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। ओके, सो हम ये लिखते हैं solutions are homogeneous mixtures। ठीक है, ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी कि उन्हें देखने के लिए हमें
माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसके पार्टिकल्स को देख पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप नमक को पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं और वो पूरी तरीके से घुल जाता है, तो जब आप उस पानी को देखते हैं तो आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा होता है कि नमक के पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं। आपको वो एकदम नॉर्मल पानी ही दिखाई देता है, चाहे आप वहाँ पर चीनी की बात कर लें या आप वहाँ पर नमक की बात कर लें। ये दोनों ही हमारे होमोजेनस मिक्सचर्स हैं एंड ये जो है वाटर में डिज़ोल्व होकर एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जिसमें डिज़ोल्व होने के बाद हम नमक और चीनी के पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है। और ये कितना होता है, ये आपका 1 नैनोमीटर से भी कम डायमीटर में होते हैं पार्टिकल्स। ओके, 1 नैनोमीटर दूरी का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। अब सोचिए कि इनका जो डायमीटर होता है वो आपका 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, तो आप इनको जो है नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो टॉपिक लाइन है वो क्या हो जाएगी कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर डायमीटर से भी छोटे होते हैं। द डायमीटर ऑफ its particles is smaller than 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम एम से जो है डिनोट करते हैं, और ये 1 नैनोमीटर होता क्या है, ये होता है आपका 10⁻⁹ मीटर के बराबर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, छोटा होता है। द डायमीटर ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, सो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स विद नेकेड आइज। हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ओके, उसके लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और क्या होता है कि अब देखिए, जब ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो क्या ये लाइट से जो रेजेस आ रही हैं, जो उसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे? ये उनको ज़रा भी स्कैटर कर पाएंगे, अपनी जगह से हिला पाएंगे? भाई एक बात बताइए, आपके सामने एक फुटबॉल रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ओके, एंड आपके पास जो है एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल रखी है, बहुत ही छोटी सी प्लास्टिक की बॉल रखी है। अब आप जो है उस छोटी सी प्लास्टिक की बॉल को उस फुटबॉल पे मारते हो, तो क्या वो उस फुटबॉल को इधर उधर हिलाएगी? क्या वो उसकी पोजीशन को चेंज कर पाएगी? नहीं ना। तो ये जो होते हैं, ये लाइट की जो रे हम उसमें डालते हैं सॉल्यूशन में, ये उसको जो है स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, दीज पार्टिकल्स, वन सेकेंड, द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब जो उसकी किरण भेजी गई है, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट। ओके, सो देखिए अब क्या है, जब ये जो है लाइट का कुछ उखाड़ ही नहीं पा रही है, लाइट जैसी जा रही है वो अपनी मस्त मौला निकलती चली जा रही है, उल्टा इसको और थपेड़े मार के जा रही है। तो आप ही बताइए, क्या उस सॉल्यूशन में हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा जब वो बिल्कुल स्कैटर ही नहीं हो रही है? तो हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होगी, सो वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन। सो we can not see the path of light through the solution, हमको जो है उसका पाथ इनविजिबल ही दिखाई देगा। ओके, हाँ, ये आपका होता है मिल्क, अगर हम वाटर में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं और उसके थ्रू आप जब लेज़र लाइट की बीम डालते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको लाइट का पाथ दिखाई देता है, क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है।
तो वो जो है आपको वहाँ पर लाइट का पाथ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। अब एक बात बताइए, जब सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में इतना ज़्यादा इंटेंस होकर के वो घुल गया है, तो हम उसको जो है फिल्ट्रेशन जैसी फिज़िकल प्रोसेस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी separated by filtration। क्या हम एक बहुत ही पतली छन्नी से अगर हम नमक के पानी को छानते हैं तो क्या नमक हमारा ऊपर ही रह जाता है? नहीं ना, सारा का पानी जो है वो नीचे चला जाता है नमक सहित। तो इसका मतलब है कि हम जो है सॉल्यूट को इस तरीके से नहीं अलग कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। अब दूसरा क्या है, हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा स्टेबल होता है। पहले ये लाइन लिखते हैं फिर इसके बारे में समझते हैं। सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है यहाँ पर स्टेबल वर्ड से? स्टेबल वर्ड से मतलब है कि आपने कुछ चीज़ों में देखा होगा कि जैसे जब हम उसको घोलते हैं, चम्मच से हमने चलाया तब तो जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे में हमें दिख रहे हैं, पूरा एक कलर का दिख रहा है, बट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो जो डार्क कलर होता है सॉल्यूट का वो नीचे बैठ जाता है, और ऊपर का जो वाटर होता है या जो भी हमने सॉल्वेंट लिया होता है वो हमारा लाइट कलर का हो जाता है। यानी कि जो सॉल्यूट होता है वो नीचे सेटल नहीं करता है अगर हम उसको चलाना बंद कर दें। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज़ स्टेबल बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, दैट सॉल्यूट particles do not settle down when left undisturbed। यानी कि अगर हम उनको चलाना बंद कर देते हैं वो फिर भी उसी कॉम्पोजिशन में पूरे सॉल्यूशन में रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठ जाते हैं। लाइक जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर दो सॉल्यूशंस लिए हैं, दो सॉल्यूशन नहीं, दो जार लिए हैं जिसमें आपने वाटर डाला हुआ है। ठीक है, इतना इतना जो है दोनों में पानी आपका भरा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसमें आपने नमक डाला, एक चम्मच आपने इसमें जो है सॉल्ट डाला। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट। ओके, आपने जो है इसमें कॉमन सॉल्ट डाल दिया। इसमें क्या किया, इसमें जो है आपने एक चम्मच सैंड डाल दी यानी कि बालू। ठीक है, अब आपने जो है इन दोनों ही चम्मच के जो सॉल्यूट हैं उसको इसमें डाल के अच्छे से चला दिया, दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, चम्मच को निकाल के अलग रख दिया। अब थोड़ी देर बाद आपने मिनिमम 5 सेकेंड के बाद आपने इसमें देखा तो आपने क्या देखा कि इसमें जो है सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो गया है, वो यहाँ पर नीचे जमा नहीं हुआ है। बट आप अगर इस वाले में देखें तो आपको जो है बालू डिज़ोल्व नहीं होती है और वो जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है आपकी इकट्ठा हो जाती है बालू। ठीक है, यहाँ पर जो है बालू के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। जबकि सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो होता है आपका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इस चीज़ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा ये जो हमने घोला है, जो भी मिक्सचर बनाया है, ये हमारा सॉल्यूशन है। बट ये जो है इसको हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि बालू के जो पार्टिकल होते हैं हम उनको आँख से देख सकते हैं कि ये जो हैं बालू के पार्टिकल्स इस वाटर में ऐसे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड हमारा एक 9th पार्ट क्या होता है, दैट सॉल्यूट particles continuously move in the solution।
यानी कि वो जो हैं आपके कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। ये भी एक रीज़न है कि वो जो हैं सेटल डाउन नहीं करते हैं। जबकि हमारे सस्पेंशन, सॉरी ये वर्ड आपके लिए नया है, ये हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, आखिर ये सस्पेंशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है, जिस वजह से सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो आपके तली में बैठते नहीं हैं, पूरे उसी में जो है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाए हुए उसी में चक्कर काटते रहते हैं। ओके, तो ये जो है हमारे सॉल्यूशंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमारा यहाँ पर एक टॉपिक रह रहा है जो कि है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। बट अब जो है ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा जो टॉपिक है इसको भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की एंड इसमें हालांकि हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए हमें थोड़ा प्रॉपर टाइम चाहिए है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर जो है 9th एंड 10th के प्रॉपर साइंस एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर्स डालते रहते हैं। सो ओके, थैंक यू।